आज हम लोग के बीच में विंध्य के एक और कलाकार मनोज मिश्रा सर हैं कि जो कि भारतेंदु नाट्य अकेडमी वीएनए लखनऊ में वहीं से उन्होंने पढ़ाई की और वहीं पे प्रोफेसर भी हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। नमस्कार सर। नमस्ते भैया। सर जैसे कि हम लोग कई दशकों से देख रहे हैं कि आप रीवा के अंदर हाँ। थिएटर के कई वर्कशॉप आपने की और कई थिएटर के प्रोडक्शन किए। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई स्कूल से। जी 3rd क्लास में थे तब से मंच पे उतार दिए गए। जी जी। डरते सहमते करते रहे, कराते रहे। बहुत सारे गुरुओं का साथ मिला। उस समय यहाँ पे इप्टा का अच्छा खासा काम था। चूँकि राष्ट्रव्यापी आंदोलन से इप्टा का जन्म था, तो देश के कलाकार जो है वो हमें ट्रेंड करने के लिए आते थे और उसी ट्रेनिंग से हम लोग धीरे धीरे अपने को सुधारते रहे, समझते रहे, समझदारी बढ़ाते रहे। और फिर 12th के टाइम पे यहाँ पे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की वर्कशॉप लगी, विंध्य क्षेत्रीय रंग कार्यशाला, जिसमें अंकुर जी आए, आलोक चटर्जी जी आए, सुमन कुमार, दिनेश खन्ना, अखिलेश खन्ना, सुरेश भारद्वाज, ऐसे लोगों का सानिध्य मिला और ये समझ डेवलप हुई। वहाँ पे ये समझ में आया कि अभी हम लोग जो कर रहे हैं वह वैचारिक स्तर पे तो बहुत बढ़िया है, पर कलात्मक स्तर पे हम कहीं छूट जाते हैं। जी बिल्कुल। क्राफ्ट हमारे हाथ पे उतना परिपक्व नहीं होता और अंत में अभिनय को ही विशेष ध्यान देते हैं और क्राफ्ट जो है वो हमारा छूट जाता है। जी। तो वहाँ से क्राफ्ट की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा और क्राफ्ट को जानने समझने के लिए फिर और चीज़ें यहाँ की। जी। यूथ फेस्टिवल्स में काम किया, क्राफ्ट कैसे उसमें ऐड करें, कॉस्ट्यूम क्या महत्व लेके आएगी, प्रॉपर्टी क्या बनाएगी, सेट क्या होता है, इज़्म पढ़ना शुरू किया। क्योंकि यहाँ लिटरेचर का सबसे बढ़िया काम था हमारे पास। इस काम में यहाँ पे हिंदी के प्रोफेसर्स लोग बहुत मदद करते रहे, साइंस के प्रोफेसर्स ने मदद की, मैथ के प्रोफेसर्स ने मदद की और हिस्ट्री के सरकार सर ने बहुत मदद की समझाने में कि एक्चुअल चीज़ है क्या, शिल्प क्या है, जी जी। कला क्या है और शिल्प कब परिपक्व होगी जब वो कला बनेगी। तो कुछ चीज़ें यहाँ मैंने ऐसे ही सामान्य तौर से मिली, जिसे लोग बहुत गहन अध्ययन में पाते हैं। यहाँ पे मुझे यहाँ के माहौल में बहुत सामान्य तरीके से मिली। यहाँ के बाद फिर कर्नाटक यक्षगान सीखने गए, उसके बाद अलग जी के पास रहे। आखिरी के शायद 11 साल 10-11 साल अलग जी के पास रहा। टुकड़े टुकड़े में बीच में पढ़ने चले जाते थे, आते थे, फिर शुरू होते थे। इसी बीच में आपने वीएनए में पढ़ाई की थी? इसी बीच में मैंने बीएनए पढ़ाई की थी। 2006 में मेरा एडमिशन हुआ, 8 तक पढ़ाई की, फिर 1 साल का इंटर्नशिप मिला जी। और अगले ही साल से हम वहाँ विजिटिंग फैकल्टी में जाना शुरू हो गए। जी सर। और ये क्रम लगातार चलता रहा। अभी अगस्त 2021 में नियमित प्रशिक्षक हुए हैं और अब मंचशिल्प पढ़ाते हैं। अवसर पड़ता है तो और भी बहुत सारे दायित्व हैं जो एकेडमी में निभाने होते हैं, सो निभाए जाते हैं। सर आप विंध्य क्षेत्र में काम करते हैं और विंध्य क्षेत्र में आज भी अगर थिएटर किसी को बोलो तो सब टॉकी समझते हैं, तो वहाँ पे काम करना कितना मुश्किल रहा आपके लिए सर, उसके लिए बताइए। अब मुश्किल तो रहा, हमेशा रहा। कोई भी चीज़ जब आप बीच में एक छूट, मैंने इप्टा का काम बीच में थोड़ा कम हुआ, स्टूडेंट सब उसके इधर उधर हुए, कलाकार इधर उधर गए अपने अपने काम में, अपनी अपनी रोजी रोटी की तरफ गए, तो काम थोड़ा कम हुआ। वो जब कम हुआ तो एक थोड़ा वैक्यूम आया, खालीपन आ गया। और उस समय उस खालीपन के समय पे ही मैं भी खाली था यहाँ से, मैं भी बाहर काम ही कर रहा था। तो उस समय बीएनए करके जब वापस आए, वहाँ पे रेगुलर काम कर रहे थे, तो वो एक ऊर्जा तो बनती है जब आप कहीं से भी प्रशिक्षित होते हैं या आप पढ़ रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, लोगों को देख रहे होते हैं, तो उससे ऊर्जा प्राप्त होती है और आपको लगता है कि नहीं, कहीं चलिए काम किया जाए। तो मैंने अपने गुरु अलग जी से परमिशन लिया। मैंने कहा सर मुझे वेटिंग फॉर गोडो करना है बघेली में। तो उस समय वो ऑक्सीजन पे थे, तो उन्होंने कहा कि समझ गए हो वेटिंग फॉर गोडो? मैंने कहा जी सर। कहा बताओ, समझाओ। तो 2.5-3 घंटे हम वहीं पे बैठ के उनको अपना वेटिंग फॉर गोडो समझाया कि सर हम ये करना चाहते हैं, इसमें ये होगा वो होगा। उन्होंने कहा ठीक है करो। और चूंकि हमारे गुरु जी का नाटक भी सबसे प्रसिद्ध नाटक जो था वो वेटिंग फॉर गोडो था, जो उन्होंने विवेचना के साथ किया था जबलपुर में। उसके बाद फिर उन्होंने भारत भवन रंगमंडल के साथ भी किया छत्तीसगढ़ी में। और फिर उसका हम आए, वो अपना सब कन्वर्ट किया, बघेली में बनाया उसे और
उसका पहला मंचन होना था, मध्य प्रदेश नाट्य समारोह का उद्घाटन होना था उस नाटक से। जी। और आशा के अनुकूल बहुत कम समय में, चूँकि शुरुआत हो रही थी, तो नए लड़के मिले हमें काम करने के लिए। और वो नाटक भारत भवन रंगमंडल के मतलब अंतरंग में जब हुआ तो आलोक दादा देख रहे थे और उन्होंने बताया, बाद में भी बताया, और लगातार वो इस बात को मैंने इशारा करते रहे कि जो भी मैंने वेटिंग फॉर गोडो अब तक देखे हैं उसमें जो भारतीय संस्करण बना वो मनोज ने बनाया है। और इसमें बहुत सारे लोगों का देन था कि मैंने ये समझ कैसे डेवलप हुई ये मैं भी नहीं जानता कि वेटिंग फॉर गोडो हम लोगों ने जो बनाया उसमें ये था कि 2 गांव के ऐसे लोग जो बम्बई गए हैं काम की तलाश में, और जिस आदमी ने बुलाया है उस आदमी का नाम है गोडो, जो मिल नहीं रहा है। बस ये एक बोली के लोग हैं, पर वो दोनों मित्र नहीं हैं। और बम्बई जैसी जगह पे जहाँ लोग अपना पराया बहुत माने पैसे को ज़्यादा अहमियत देते हैं, संबंधों को थोड़ा कम देते हैं, वहाँ पे वो दोनों लोग एक दूसरे की बोरियत कम कर रहे हैं। तो उसको लेके हमने एक ताना बाना बुना था और ठीक था, वो अच्छा प्रयास था। और उस नाटक से फिर यहाँ पे काम हमारा लोगों को दिखने लगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यहाँ के सबसे प्रसिद्ध रणमत सिंह, उन पे एक लोकनाट्य लिखा और वो नाटक जो है उसकी कितनी प्रस्तुति हो चुकी है सर? रणमत सिंह की मुझे लगता है 28-29 प्रस्तुतियाँ हो चुकी हैं। अरे वाह। और कई बार भारत रंग पर्व में हुआ, भोपाल हुआ, बालाघाट हुआ, कई वर्कशॉप्स में अलग अलग डायरेक्टरों ने भी किया। तो वो आप ही ने लिखा होगा? वो लिखा हमने, और वो भी ऐसे ही समस्याओं के बीच में लिखते रहे उन्हें, क्योंकि समस्याएं हम ये ऐसा कोई ऐसी समय आएगा ही नहीं कि हम सबसे रिलैक्स हों और हमारे लिए सबसे कंफर्टेबल टाइम हो कि हम ये काम करेंगे और उस समय पे हमें और कोई काम नहीं होगा। ऐसा कभी कोई समय नहीं आने वाला। एक टाइम पे आपको 10 काम, 20 काम, 15 काम, 18 काम सोचना पड़ेगा। और अगर हमारा दिमाग और मन इसके लिए तैयार नहीं है तो माने हमारी ग्रोथ अब इस समय पे इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में थोड़ा कमज़ोर हो जाएगी। जी। मैंने एक चीज़ और देखी है, नाटक बहुत सारे होते हैं लेकिन उसको अपनी लोकल लैंग्वेज में बनाना बहुत बड़ी बात होती है। और सर का डेथ ऑफ सेल्समैन, जो बघेली वर्जन था, वो मैंने भी देखा था और उस टाइम सर से पहली बार मुलाकात हुई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा जब अपनी भाषा में हम लोग अपना नाटक देखते हैं। तो सर बता सकते हैं आपने ऐसे कितने नाटक बना रखे हैं बघेली में? होंगे 10-12 से ऊपर हो गए होंगे। तो सर नाम बता दीजिए उनका, कोई सर्च करना चाहे यूट्यूब में सर्च कर ले। नहीं, यूट्यूब पे हम मतलब नाटक थोड़े कम है। जी। कुछ छोटी छोटी क्लिप्स होंगी कि हमने ये नाटक किया है, तो एक छोटा सा क्लिप होगा कहीं। तो उसमें एक विक्रेता की मौत नाम से पहले इसका शो किया था, बाद में हमने उसका नाम बदल के किया था, फेरी वाला मर गया। अच्छा। और वो नाटक भी डेथ ऑफ अ सेल्समैन एक दूसरे तरह का नाटक है, जो मैंने ये सेल्समैन की जिंदगी और उनके उतार चढ़ाव को लेके। आज जो नेटवर्क मार्केटिंग में जिस तरह का की परेशानी है और लोग अपना सारा कुछ उसमें लगा देते हैं और एक तरह का जुआ खेलते हैं, वो उसी तरह का जुआ है। लेकिन हमारा जो सेल्समैन था, वो उससे पहले हमने एक जनजाति संग्रहालय के लिए बांस का सर्चिंग अभियान किया था। बांस के रूप और उसकी कलाकृतियाँ ढूंढ रहे थे, तो वो मेरे दिमाग में था। और उसको ढूंढते समय मैं खुद भी, मुझे लग रहा था कि यार नहीं, मैं खुद भी इसका सेल्समैन जैसे काम कर रहा हूँ। तो मैंने उसमें जो सेल्समैन बनाया था वो बांस का कारीगर था। कारीगर से वो सामान लेता था और उसे बेचता था। और इस समय बांस की मैंने पूरे देश में स्थिति ये है, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दिया जाए तो, कि लोग बांस यूज़ नहीं करते, उसकी जगह पे प्लास्टिक और स्टील और एल्युमिनियम और हिंडालियम और टीन, पता नहीं क्या क्या आ गया। पर बांस की चीज़ें सिर्फ अब अगर कहीं रह गई हैं तो आध्यात्मिक और धार्मिक, मैंने सांस्कारिक कामों में रह गए। कुछ चुकनी मुकनी उनको ज़रूरत होती है, एक टोकनी दौरी तो व्रतबंध में चाहिए, या पूजा पाठ में चाहिए, शादी ब्याह में चाहिए, इसके अलावा और कोई काम रह ही नहीं है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। तो उन कलाकारों और उनके बेचने वालों का तो परिवार बिल्कुल बुरी स्थिति में है। उस बुरी स्थिति को, चूँकि वो साल भर का जो हमारा सर्चिंग अभियान रहा, कुछ कुछ जो खोजा पाया था, उसी को रख के उन्हीं के परिवार के लोगों को करके मूल कथा वस्तु आर्थर मिलर से लेकर ताना बाना बुना गया और उसे अपनी बोली में बनाया गया। कोशिश रही कि उसमें वो सब चीज़ें हों जो आर्थर मिलर चाहते थे, लेकिन किस्से जो हैं वो हमारे हों। दुख हमारा हो कि हमारे पास ये बांस के कारीगरों का अब क्या, अब वो किस तरफ जाएं। सरकार की इतनी सारी
सेड मैप और पता नहीं क्या क्या योजनाएं हैं उनको परिष्कृत करने के लिए, लेकिन खरीदने के लिए, बेचने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए कि नहीं ये ज़रूरी चीज़ है, इसके लिए कोई काम नहीं है। और मेरे हर नाटक, तकरीबन हर नाटक कलाकार की तरफ जाते हैं, वो कलाकार होगा ही होगा, ये कंपलसरी है। क्योंकि किसी भी दुख को झेलने का मादा अगर है आज भी तो वो कलाकार के अंदर है। वो सारे इमोशन को देखने के बाद भी सह सकता है। अगर वो कलाकार है तो वो सह सकता है, दूसरा अगर कोई कुछ है वो सह नहीं पाता और वो टूटता है और बहुत तरह के असंस्कारी काम भी करता है जो समाज के लिए हितकर नहीं है, पर कलाकार इससे बच जाता है। तो वो एक वेटिंग फॉर गोडो था, रणमत सिंह था, ठाकुर का कुआं है, कफन है, पहला नाटक जो बहुत पहले किया था जी। उसमें हमारे यहाँ के सुभाष भाई थे, विपुल भाई थे, मैं था। उसी से ग्रुप बनाने का एक दिमाग में वो आया था कि ऑडिटोरियम मिल ही नहीं रहा था हमें, उसके लिए वो कह रहे थे ग्रुप चाहिए और ग्रुप वाले ग्रुप का नाम दे नहीं रहे थे, तो फिर एक ग्रुप बना कि ग्रुप चाहिए ही, नहीं तो ऑडिटोरियम मिलेगा नहीं। फिर मंडप की स्थापना हुई। मंडप की स्थापना हो गई। हवलदार महावीर प्रसाद किया, लक्ष्मीबाई किया, ऐसे ही है, बहुत सारे हैं जी। लौट जाओ कॉमरेड हुआ, ऐसे ही है, याद नहीं आ रहा। सर जो पहला आपका शो था हाँ अपने विंध्य क्षेत्र में जी। वो कहाँ आपने किया था? वो मैंने किया था मेडिकल कॉलेज में जी। और कैसा रिस्पांस रहा था उसका? उस रिस्पांस का तो अभी भी लोग ये कहते हैं कि तुमने जो आँखों का इस्तेमाल किया था वो अभी तक हमने देखा नहीं। जी। और आँखों का इस्तेमाल मैंने एक ऐसा टाइम आया जब दर्शकों से आदमी मिलता था तो लोग ये कहते थे कि अरे ये कैसे किया तुमने, और ये कैसे किया ये मुझे भी नहीं पता होता। लोग डायरेक्टर कहते थे कि हाँ हाँ इसे थोड़ा और सुधारो और सुधारो और सुधारो, वो सुधरते सुधरते सुधर जाता था। और उसके बाद किया था सैनिक स्कूल में समझौता, सुशील शर्मा जी के निर्देशन में। उसमें अब उनकी भतीजी थी विधिना, दीपावली था तो उसके बाद हम लोग घर गए नाटक के बाद कई दिनों बाद, तो उसने मुझे पकड़ा और मारा। छोटी थी, बहुत छोटी बच्ची थी, और वही लगातार कहती रही आपने मेरे चाचू को मारा था, आपने मेरे चाचू को मारा था। तुमने कहा अच्छा, किसी के दिमाग में अभी भी ये छाप है कि अभिनय अच्छा किया था। बच्चों वो की बड़ी, हाँ अब वो बड़ी हो गई, इंस्पेक्टर है। और फिर कंजूस किया, जांच पड़ताल किया, महतारी को प्रोड्यूस किया, एक नाटक बाहर से डायरेक्टर बुला के, फिर हो गया। सर आपने एक्ट कितनों में किया? समय एक्ट भी करते थे कि डायरेक्ट किया आपने ये? नहीं, एक्ट करते थे। अच्छा। मेन काम शुरुआत का सीखने का जो काम था वो बैक स्टेज था, उसके बाद फिर एक्टिंग में आया, जगह भरी एक्टरों की जी। और फिर धीरे धीरे समझ डेवलप हुई तो लोगों को लगा कि नहीं एक्टिंग ही से करानी चाहिए, तो एक्टिंग कराया बहुत दिनों तक लोगों ने। फिर लगा कि यार अब अपने को कुछ चेंज करना चाहिए, तो डायरेक्शन की तरफ गए, डायरेक्शन किया। बैक स्टेज के बहुत सारे काम वो चलते रहे। फिर ये हुआ कि यार अब यहाँ का ग्रोथ मुझे लगता है कि अब ये हम जितना पा सकते थे अपने आसपास के लोगों से वो पा लिया, और अगर इसी जगह पे फील्ड बनानी है तो हमें आगे का रास्ता देखना पड़ेगा। तो फिर यहाँ से आगे का रास्ता ढूंढा, कर्नाटक गए, कर्नाटक के बाद फिर भोपाल जम गए, कई साल वहाँ रहे, वहीं से सीधा फिर BNA गए, BNA पढ़े। और भोपाल भी मैंने उस समय इतना क्रिएटिव माहौल था कि सारे ग्रुप एक साथ शाम को कहीं ना कहीं चाय पी रहे होते हैं, आप बात कर रहे हो, 8 बजे 9 बजे तक सबकी रिहर्सल ख़त्म हो गई और आप बात करना शुरू करते हैं और लगातार बात करते हैं। हर आदमी एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करता है, अपने ग्रुप की बातें शेयर करता है, अपने जो नया एक्सपेरिमेंट वो कर रहा है अपने को लेके और नाटक को लेके, वो सब शेयर हो रहा है। और उस समय पे भी मैंने कोई ना कोई ऐसा नया नाटक निर्देशक आ ही गया है जो आपके हम उम्र भी है और एक बड़े ग्रुप के साथ काम कर रहा है, और फिर अपना एक छोटा जगह पे उसने अपने को इस्टेब्लिश करने की प्रक्रिया शुरू कर रखी। तो वो प्रक्रिया क्या है वो देखने, समझने, सुनने, महसूस करने का अवसर मिला। बस यहीं से काम धीरे धीरे बनना शुरू हुआ और वो सब मैं लेके आया BNA से और भोपाल से। सर एक मिनट, बंद तो नहीं हुआ है ना? भोपाल से, BNA से और सब जगह से जो जो अनुभव मिला वो सब मैं लेकर रीवा आ गया जी। और रीवा में रहता रहा
अवसर ढूंढता रहा कि क्या अवसर बनाया जाए कि हम ये काम कर पाएँ, एक नाटक कर पाएँ, 2 नाटक कर पाएँ। तो नाटक तो मैं यहाँ बना रहा था, पर इसकी प्रस्तुतियाँ हम यहाँ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक नाटक की प्रस्तुति करने में हमें बहुत खर्च लग रहा था। मैंने लाखों रुपए की खर्च होने की पूरी संभावना होती थी उस ज़माने में। आज की तो बात ही, आज तो थोड़ा आसान भी है, थोड़ा कठिन भी है कि आप प्रशासनिक रूप से अगर सक्षम है तो आपके लिए आसान है चीज़ें, और अगर आप नहीं सक्षम है, आप अपनी कला के साथ समझौता नहीं करना चाहते, तो आपको पैसे लगेंगे, और वो पैसे कहाँ से आए? सर आपने भोपाल में अलकनंदन सर के साथ काम किया है, तो साथ में आपके विशाल आचार्य सर और आनंद सर भी थे सर, कुछ उनके बारे में बताइए। वो भी अपने इधर विंध्य के। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब साथ के ही लोग रहे। आनंद, हम तो एक ही स्कूल में पढ़ते रहे, स्कूल से हमारा साथ रहा। नाटक देखने का उसका बहुत लंबा अनुभव है, और वो मुझसे बहुत पहले यहाँ से अलग जी के पास चला गया। विद्या प्रकाश जी यहाँ जो हमारे इप्टा के उस समय संयोजक थे, उनकी और अलग जी की बहुत अच्छी मित्रता थी। उनके संबंध से वहाँ पहुँचा और अपने काम को लेकर इस्टेब्लिश हुआ। मैं पहुँचा शायद 2004 में। तब तक हम लोग यहाँ 3 बार नेशनल क्वालिफाई कर चुके थे, 3 स्टेट जीत चुके थे। मध्य प्रदेश में एक इकलौता रीवा जिला है, संभाग है, जिसने 3 बार लगातार स्टेट चैंपियन किया है ड्रामा को लेके। और उसके बाद हम सारे लोगों ने धीरे धीरे अपना अपना काम देखने के लिए चले। तो अलग जी के पास पहुँचे और वहाँ पे एक वर्कशॉप लगी थी, बुंदेलखंडी नाट्य शिविर था, जिसमें नाटक होना था उज्बक राजा 3 डकैत। तो मुझे चूँकि बैक स्टेज के काम के लिए बुलाया गया था कि बहुत सारी पगड़ियाँ बननी थी, मुकुट बनने थे, टोपियाँ बननी थी, कलात्मक थोड़ी चीज़ें, तो मुझे उसके लिए बुलाया गया था कि काम के लिए, सीखना करने के लिए। और उसमें एक दिन एक सेकंड लीड आर्टिस्ट जो है वो नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया। तो ये हुआ कि डायरेक्टर साहब ने कहा हमारे अलग जी ने कि कोई हो जो खाली हो तो उससे पढ़ा लो। तो पढ़ दिया, अच्छे से पढ़ दिया। तो मुझे जो 3 लाइनों का रोल मिला था वो उसे कट के मैं आ गया सेकंड लीड रोल में। और फिर लोग, भोपाल के लोग भी ये भूल गए कि ये बैक स्टेज के लिए इसे बुलाया गया था। अच्छा। पर मैं नहीं भूल पाया। तो एक्टिंग चलती रही उस समय, तो चली, वो नाटक तो हुआ। उसके बाद मैंने फिर वहाँ पे रह के मैंने ये लगा कि यार खाली 3 घंटे 4 घंटे नाटक करने के लिए मैं भोपाल नहीं आया हूँ, बाकी टाइम पे क्या करूँ। तो बाकी टाइम पे दूसरे लोगों के साथ मिलके बैक स्टेज का काम करते थे। किसी ग्रुप में कॉस्ट्यूम चलवाना है तो ठीक है, पेंटिंग बनाना है तो वो कर देंगे। तो और कौन कौन से ग्रुप के साथ काम किया सर आपने? मैंने उस समय रंग विदूषक के साथ काम किया, एलबीटी के साथ काम किया, बालू भाई को भी किया, बंटी भाई के साथ काम किया, ये नज़ीर भाई के साथ काम किया, वह हो गया। बैक स्टेज में इन्हीं लोगों के साथ काम किया। कुछ और ग्रुप थे जो अपने शुरू हो गए थे। प्रकाश काम कर रहा था, प्रकाश सिंह कर रहा था, ये तरुण काम करना शुरू कर चुके थे, सरफराज कर रहा था। तो इनके नाटकों में कभी कुछ लाइट कर दी, कभी कुछ प्रॉपर्टी में चाहिए तुरंत बनाना है, बना के दे दिया ये लोग। पर इरफान साहब थे, इरफान सौरभ, उनके लिए काम किया, पल्लव के लिए काम किया। एक बार मोगली फेस्टिवल के लिए मास्क बनाने का अवसर मिल गया, और वो एक ऐसा अवसर था जिसने मुझे मास्क और प्रॉपर्टी मेकिंग में लंबा काम करने का अवसर, उन्हें बहुत सारी चीज़ें बनाई उसमें। और उसने मुझे, मैंने कलात्मक रूप से भी बनाने को क्या किया जाए, क्या बनाया जाए कि वो लगे कि दिख जाए कि हाँ ये काम आपने अच्छा किया है। और अगर उसमें कॉस्ट्यूम थोड़ी कमज़ोर रह गई तो भी दिख जाएगा कि नहीं इस आदमी ने ये चीज़ अच्छी बना गई, ये थोड़ी कमज़ोर हो गई। तो पहली बार ये भी हुआ कि कॉस्ट्यूम को फिर दोबारा बनाना पड़ा कि ये नहीं, मास्क जिस तरह से है आपको इस तरह से कॉस्ट्यूम बनाना चाहिए। तो उसका रीडिज़ाइन हुआ कॉस्ट्यूम, वो हुआ। और फिर वो नाटक करने के बाद फिर उनका उर्दू नाटक हुआ अखाड़े के बाहर, फजल ताबिश जी का, उसमें एक रोल करने का अवसर मिल गया, अलग जी ने ही दिया। छोटू अखाड़े के बाहर में एक, मैंने मार्मिक कैरेक्टर है आखिर तक। उस समय तो लग रहा था कि क्या करा रहे हैं मुझसे, समझ में नहीं आ रहा था। इतना एब्सर्डिज्म और सररियलिज्म के अंदर वो नाटक डूबा हुआ था, सपने में चलता था। वो पूरा नाटक ही सपने में था, कभी वो जगता ही नहीं था आदमी। तो सपने में जो हरकतें होती थी, उन हरकतों को जीना, पहले डायरेक्टर जो समझा रहा है वो समझना और उसे जीना। हम यहाँ सिर्फ रियलिस्टिक और कहानी बेस सीधी सीधी बात कह रहे थे। वहाँ पे जाके ऐसा हो गया कि नहीं, आपको सोचना है और कुछ क्रिएट करना है, कि लगे कि आपकी बॉडी हिल रही है, सपने हिल रहे हैं, पूरी बॉडी हिल रही है, सपने में है, पेड़ आया तो इस तरह आएगा। कोई चीज़
क्लियर है ही नहीं, सब डिफेक्टिव है। हम्म, सपने ऐसे कि मैं अगर नानी के यहाँ गया हूँ तो मुझे घर दिख रहा है अपने गांव का, और दोस्त दिख रहे हैं पढ़ाई वाले, कॉलेज वाले, और गांव मेरा वो नानी का है, इस पे खेत जो है वो कहीं और का है। तो जो भी सेलेक्टिव चीज़ें थी वहाँ दिख रही थी, हम उस सेलेक्टिव चीज़ में जी रहे थे। वो भी एक दिमाग खोलने वाला अनुभव रहा। उसके बाद जो सबसे पॉपुलर हुआ नाटक मेरा वहाँ पे एक्टिंग वाला, वो था सुपनवा का सपना, शाहिद अनवर का लिखा हुआ। और कुछ दिनों तक मैं वहाँ सुपना के नाम से जाना जाता रहा। अभी भी कुछ लोग जो मानते हैं कि नहीं मनोज, कम लोग जानते हैं अभी भी वहाँ सुपना ही जानते हैं। उसके 2-4 शो हुए वहाँ, और वो उस समय से लोगों के दिमाग में रहा। और उसी साल वो 6 महीने के अंदर ही, उस नाटक के बनने के 6 महीने के अंदर ही बीएनए में हो गया सिलेक्शन। मैं वहाँ पढ़ने चला गया, लौट के आया। सर आप बीएनए में भी किए हैं, तो लखनऊ का थिएटर जो इन्वायरमेंट है और भोपाल का इन्वायरमेंट है, कितना अंतर है? अंतर नहीं है, इन्वायरमेंट में कोई अंतर नहीं है, जगह का अंतर है। अच्छा, उतने ही नाटक करने वाले लोग वहाँ हैं, उतने ही यहाँ हैं। संसाधनों का अंतर है, अच्छा, सरकारों का थोड़ा अंतर है। उतनी हम्बल सरकारें उत्तर प्रदेश को शायद नहीं मिली जितना मध्य प्रदेश को मिली। जितना उर्वर यहाँ कलात्मक क्षमता, कलाकारों को ऊपर उठाने के लिए अवसर बनाने की क्षमता यहाँ के प्रशासनिक और राजनीतिक लोगों में रही, वो शायद उत्तर प्रदेश में उतनी नहीं रही। इस कारण से थोड़ा तो कमी है, लेकिन प्रयास में कलाकारों की तरफ से कमी नहीं है। संवर्धन और पुरस्कृत करने वाला थोड़ा कमी है वहाँ। और जैसे हमारे यहाँ इतना बड़ा सांस्कृतिक केंद्र है भारत भवन, और उससे संबंधित रविंद्र भवन है। तो मैं यूपी में देखता हूँ कि यूपी का जो रविंद्र भवन है वो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी लग जाती हैं कि कपड़ों का एग्जीबिशन भी लग जाता है। अच्छा, और भोपाल के रविंद्र भवन में अगर लगेगा तो लोक रंग लगेगा, पर प्राइवेट आदमी उसे यूज़ नहीं कर पाएगा। वो कला के लिए है तो कला ही वहाँ होगी, नाटक ही होगा, नृत्य ही होगा, संगीत ही होगा, और इसी तरह के आयोजन वहाँ होंगे। पर यहाँ जो है दूसरी जगह पे, दूसरे स्टेट्स में ये थोड़ा कम हो गया। नॉर्थ ईस्ट में बढ़िया है, साउथ में बहुत बढ़िया है, पर इधर उत्तर प्रदेश में थोड़ा रंगमंच को लेकर। वीएनए में सर बहुत सारे दर्शक जानना चाहते होंगे, वीएनए में आप सर प्रोफेसर भी हैं, कोई एडमिशन लेना चाहता है तो उसकी क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया सब जगह की सेम है जी। 3 राउंड में एडमिशन होता है। पहला तो आपको वहाँ का मिनिमम क्वालिफिकेशन 6 नाटक किए होना है, ग्रेजुएशन होना है, एक्सपीरियंस होना है, और उसके बाद आप फॉर्म भर पाएंगे। और अगर ये नहीं है तो स्क्रूटनी में हट जाएंगे, पहला राउंड। सेकेंड है कि आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, जो शायद 100 नंबर का हो, 150 का हो। वो हर साल उसी समय पता चलता है कितने नंबर का है, और विविध तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें। सिर्फ रंगमंच को लेके नहीं, मीडिया को लेके, सीरियल को लेके, टेलीविज़न को लेके, राजनीति को लेके, समाज को लेके, ज्योतिष को लेके, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। क्योंकि कलाकार को हमेशा चेतन अवस्था में होना है। समसामयिक भी, उस समय के करंट अफेयर्स में भी कुछ आ सकता है। तो ऐसे कुछ 100-150 नंबर के वो प्रश्न होते हैं। वो जब पास कर लेता है आदमी तो फिर इंटरव्यू होता है पहला, और उस साक्षात्कार में आपका अभिनय, आपका लिटरेचर का एक्सपीरियंस, और समाज की समझदारी, अपने शहर के बारे में क्या आप जानते हैं, लोक कलाओं के बारे में क्या जानते हैं, ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं। साइकोलॉजिकल एक साइट लेना पसंद करता है आदमी वहाँ। फिर उसके बाद 2 दिन की वर्कशॉप है, जो वहाँ सेलेक्ट होते हैं फिर वो 2 दिन की वर्कशॉप में आते हैं। और उस वर्कशॉप में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, करीबन 30-40 तरह की, हर बार कुछ बदलती और घटती जुड़ती रहती हैं। फिर जब उसे आदमी क्रैक कर लेता है तो वहाँ एडमिशन होता है। 20 सीट है। और कितने साल का है सर ये? 2 साल का है। 2 साल अभी 2 साल का है। इस साल ही उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि वो यूनिवर्सिटी के अंडर में आना है। तो यहाँ की जो डिप्लोमा है वो डिग्री में बदल जाएगा। डिग्री में बदल जाएगा। तो बहुत बढ़िया हो जाएगा सर। हाँ, हम सब भी इसी प्रयास में है कि बहुत बढ़िया हो। वो तो हो जाए सर, जो ग्रेजुएशन करता है तो वो डिग्री उसी में करे जिसका इंटरेस्ट है इस लाइन में। तो मास्टर डिग्री हो जाएगी वो। जी। एमपीएचडी में सर कितने साल का है? एमपीएचडी में अभी 1 साल का है। 1 साल का इंटर्नशिप देते हैं। हमारे यहाँ 2 साल का कोर्स है, और 1 साल के लिए हम टॉप 4 स्टूडेंट्स को, सिर्फ 4 स्टूडेंट को जो टॉप 4 होते हैं उनको हम इंटर्नशिप देते हैं सर। और सर आप विंध्याचल मतलब इस अपने रीवा क्षेत्र में भी वर्कशॉप करते रहते, सर उसके बारे में जानकारी दीजिए। रीवा में
एक्टिंग वर्कशॉप बहुत की और बैक स्टेज की कई वर्कशॉप्स की, जिसमें नाटक बनाए। कभी जो बैक स्टेज की वर्कशॉप्स रही तो उससे बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाई। खुद भी मैंने पैसा इन्वेस्ट करते थे और लोगों से बनवाते थे, सिखाते थे और वो फिर अपने ग्रुप में रखते थे। कभी ऐसे ही फेस्टिवल होता था तो उससे एग्जीबिशन करते थे और उससे लोगों को ये तो रहा कि एक्टिंग ही बस रंगमंच का फील्ड नहीं है जहाँ पे आदमी काम कर सकता है, पैसा कमा सकता है, नाम कमा सकता है, अपने परिवार का जीवन यापन कर सकता है। अभिनय के अलावा भी बहुत सारे काम हैं जिनसे आदमी अपना खर्च कर चला सकता है। ऐश तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक सामान्य ज़िंदगी वो जी सकता है। सपने सर फिर आप अभी वर्कशॉप जैसे बहुत सारे अभी विंध्याचल के बहुत सारे लोग हैं जो वीएनए में नहीं ज्वाइन कर पाते, मतलब वहाँ पे नहीं क्रैक कर पाते हैं, एमपीएचडी में नहीं कर पाते, लेकिन उनका एक अवसर रहता है कि सर की वर्कशॉप भी होती रहती है, रीवा के अंदर होती है, भोपाल में भी कराते हैं, हर जगह कराते हैं। सर उसके बारे में जैसे कोई आपसे जुड़ना चाहता है और वर्कशॉप लेना चाहता है तो क्या करना होगा? अब तो मुझसे जुड़ने के लिए अभी तो बीएनए ही आना पड़ेगा जी। और लेकिन रंगमंच से जुड़ने के लिए अगर आप रीवा में रंगमंच करना चाहते हैं तो यहाँ पे कई संस्थाएं हैं। जी जी। मैं बंसी जी के सानिध्य में रहा तो उनका एक कथन था कि देखो रंगमंच को बढ़ाना है तो ये मान के चलो कि बहुत सारे संस्थानों को बनने की आवश्यकता है, एक या दो ग्रुप से नहीं होगा। तो रीवा में इस समय 6-7 एक्टिव ग्रुप है जो साल भर काम करते हैं। साल में एक प्रस्तुति करें, 2 करें, 4 करें, कुछ कम कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन लगातार चल रही हैं प्रस्तुतियाँ। तो अभी फ़िलहाल मंडप काम कर रही है, प्रयास सबसे पुरानी संस्था जो रीवा की है वो भी काम कर रही है। उसमें कौन डायरेक्शन कर रहे हैं? हिरेन सिंह जी जी। वो पहले निदेशक हैं जो इन्होंने रीवा में आधुनिक रंगमंच को जो आज हो रहा है वो किया और पहला नाटक शायद मेरी जो जानकारी है वो खामोश अदालत जारी है हुआ था 80s के दौर में। और इप्टा काम कर रही है, रंग उत्सव काम कर रही है, रंग अनुभव काम कर रही है, रावेंद्र प्रताप शिक्षा समिति कर रही है, 8 पॉइंट अपना एक अलग तरह का काम कर रहा है, अन्ना थिएटर अपना एक अलग तरह का काम कर रहा है, म्यूजिकाना एक शोज़ बनता है उनका। अभी कुछ दिनों पहले एक दुर्घटना में अन्ना थिएटर के निदेशक सुनील उपाध्याय नहीं रहे, तो वो एक दुखद स्थिति थी। पर है अभी मैंने काम करने के लिए कहीं भी आप किसी भी संस्था से जुड़ें जी। ज़रूरी नहीं कि आप मंडप से ही जुड़ें, किसी के साथ भी जुड़ेंगे तो आपको दूसरे का काम देखने में और अपना काम करने में अवसर मिलेंगे ही। आप रीवा में इस समय का जो माहौल है वो कहीं भी वैसा प्रतिस्पर्धा जैसा अवसर नहीं है कि हम तुम्हें मैंने आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये वो जगह है जिसे मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से तो ये बनाया है कि हर व्यक्ति को आगे बढ़ना है और हर ग्रुप को आगे बढ़ना है। तो जो सबसे ऊपर वाला है वो अगली सीढ़ी बनाए, अगर नहीं है उसे ऊपर चढ़ने के लिए तो उसे बनाना पड़ेगा अपने लिए सीढ़ी, और एक स्टेप वो ऊपर उठे ताकि नीचे वाला आदमी आपके स्पेस को भर सके। अगर आप उसे खाली स्थान नहीं दोगे तो या तो वो आपको किक आउट करेगा, मार के भगाएगा, या बहुत तरह के भ्रम पैदा होंगे समाज में। और इस तरह उसके लिए आपको अवसर देने ही। तो नीचे वाले को आगे बढ़ने के लिए आपको अपने क्षेत्र का विस्तार करना है, अपने काम के रूप को विस्तार देना है, आकार बड़ा करना है, ताकि उस आदमी को और छत्र छाया भी मिले कि हम उनके साथ काम करते हैं तो हमें ये अपने इस काम को आगे बढ़ाना है। तो इस समय बड़ा फ्रेंडली माहौल है और इस समय जो जैसे ये फेस्टिवल चल ही रहा है, देखिए हर ग्रुप का आदमी आता है यहाँ और प्रमुख लोग भी आ रहे हैं। तो ये मैं अभी भी सुखद मानता हूँ कि पिछले 15 सालों से हमारे फेस्टिवल में अभी भी कभी ऐसा नहीं हुआ जब मैंने कोई ऐसी प्रतिक्रिया आई हो जो नाटक को ख़राब करने या विद्रूपित करने की बात हुई हो या कहीं से अपसंस्कृति वाली कोई बात आई हो। हम हर चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखते हैं। सर ये फेस्टिवल साल में कितनी बार होता है? साल में हम एक बार ये करते हैं, एक बार गांव में करते हैं, फिर एक बार हम बच्चों के लिए करते हैं गदेला फेस्टिवल, 2 दिन का गदेला उत्सव करते हैं, 1 दिन का लोक उत्सव करते हैं। लोक उत्सव जो होता है वो सुबह 9 बजे शुरू होता है और रात 11-12 बजे तक चलता है। कंटिन्यू चलता है। एक तरफ पूड़ी भाजी बन रही होती है, खाइए और कार्यक्रम देखिए। 2 मंच होते हैं, एक तरफ परफॉर्मेंस चल रही होती है, दूसरे तरफ तैयारी चल रही होती है। हम सांस नहीं लेने देते उसमें। आपको भूख लगी है, आप ये पूड़ी सब्जी बन रही है, खाइए
और मेले जैसा अवसर उसको बनाते हैं। लोग उस अवसर को अभी भी मेला मानते हैं जी कि वो ड्रामा फेस्टिवल हो रहा है। तो सिर्फ ड्रामा नहीं होता उसमें, उसमें हम बहुत सारे करतब कलाकारों को भी बुलाते हैं, मैजिशियंस को बुलाते हैं, गाने वालों को बुलाते हैं। नाटक भी उसमें एक छोटा हिस्सा है, पर वो एक टोटल में फेस्टिवल है। और सर वो गांव वाले में क्या करते हैं? गांव वाले का ही है। अच्छा अच्छा, गांव में ही रहते इस वाले में तो हम सिर्फ ड्रामा फेस्टिवल रखते हैं, हैं। एग्जीबिशन रखते थे। इस समय थोड़ा मौसम वो है, तो इस कारण से एग्जीबिशन को छोटा कर लिया है। पूर्व रंग है तो 3-4 2-3 कभी कुछ पूर्व रंग होता है। जैसे इस बार का जो हमारा मेन आकर्षण है पूर्व रंग का, वो है हमारा साइंस को लेके। साइंस में जो इंद्रधनुषी कलर हैं उनको लेके यहाँ पे एक काम चल रहा है। नुक्कड़ पाठशाला एक अलग ग्रुप है जो स्टूडेंट्स के बीच में काम करता है, गरीब लोगों के पास जाता है। और इस समय उसकी 3 शाखाएं जो हैं वो रीवा शहर में चल रही हैं। गरीब बच्चों को समझा रहे हैं वो कि पढ़ा क्यों जाए, और वो पढ़ा जो जा रहा है वहीं पे उन्होंने साइंस के एक इफ़ेक्ट को समझाने के लिए कि इंद्रधनुष बनता कैसे है, उसे एक नाटकीय रूप दिया है। थिएटर इन एजुकेशन का वो प्रोसेस है, उसे हम इस बार अपने पूर्व रंग में लेके आएंगे। बच्चों ने क्या किया है, वो कोई कलाकार नहीं है, पर वो अपने साइंस के एक थ्योरी को उन्होंने फॉर्म बदल के नाटकीय रूप दे दिया है, जिससे जो भी आदमी देखेगा वो जान जाएगा कि इंद्रधनुष ऐसे बनता है। रेड का क्या मीटर है, वाइट का क्या मीटर है, ब्लैक का क्या मीटर है, कैसे बनता है और इसका क्या नाप क्या होगा, ये इस तरह का है। यही सब मतलब ये है कि नाटक के द्वारा लोगों का मानसिक विकास बहुत अच्छा हो बहुत सकता जरूर, है। ये है ही मुख्य काम। ये था समाज को आईना दिखाना ही रंगमंच का काम था। हम कोई ऐसा मतलब हमारे पास कोई उत्तर नहीं होता, प्रश्न का उत्तर नहीं है, लेकिन प्रश्न तो है, तो हम आईना दिखा सकते हैं। हम ये आईने को साफ नहीं कर सकते, आईना कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम अपनी तरफ, हम जैसे एक बड़ा मुहावरा है कि मेरे अपने सुधरने से मेरा समाज सुधरेगा। कि मैं अगर सुधर गया तो समाज का एक व्यक्ति तो सुधर गया ना, तो हम वो तो कर ही सकते हैं। सर आप विंध्य के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? विंध्य के दर्शकों को मैं संदेश दूंगा भाई कि थोड़ा समय का नुकसान कम करें, अपना समय को मारें कम, और खाली समय पे मैदानों में जाएं, खेलें कूदें। खेल के जितने भी आयाम हैं वो सब शरीर के लिए अपने बहुत ज़रूरी चीज़ है, और उसमें एक नाटक भी है हमारा, वो भी देखें, और तरह तरह के खेलों में रुचि रखें। शरीर के लिए आज इस समय जो इम्यूनिटी का, जो महामारी का दौर चल रहा है और इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है, उसके लिए खेलना कूदना, खुली जगह में सांस लेना, अपने एकांत को ढूंढना, अपने खुशी को जाहिर करने का तरीका ढूंढना, ये इस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आप वो सब ढूंढिए और हमेशा प्रसन्न रहिए। सर आपने बड़ी अच्छी बात बोली और आपने बड़ा कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।